हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार स्टेट कॉमर्स मॉडल पेपर 2। इसको सभी लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन को इसमें से हेल्प मिल जाए, और जाते जाते इस मॉडल पेपर पे ही प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। पहला मॉडल पेपर हमारा कल का जा चुका है, आज ये सेकंड है, और एक और जाएगा, वो कल शाम तक चला जाएगा। ठीक ना? 300 क्वेश्चन का ये सीरीज है, इसको एक बार रिवीजन अच्छे तरीके से जरूर कर लें। यदि कुछ क्वेश्चन का इससे बेनिफिट मिलता है तो बहुत बढ़िया है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है, फटाफट बोलेंगे क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। सबसे पहले लिखा है कि मशीन पर हरास है। मशीन पर हरास क्या है? कोष का स्रोत होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी? किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है? तो रोकड़ हेतु पुरानी मशीन का विक्रय, जब किसी ओल्ड मशीन को सेल करते हैं तो मशीन हमारा फिक्स एसेट हो गया, और रोकड़ जो आया हमारा करंट एसेट हुआ। जब एक फिक्स और एक करंट से जब कॉम्बिनेशन होगा, मैंने फिक्स के बदले करंट, करंट के बदले फिक्स मिलेगा, तो हमारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि इससे होती है। ठीक ना? क्योंकि इस सेकंड मॉडल पेपर को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बनाया गया है, इसलिए कि जो फर्स्ट मॉडल पेपर हमारा जो था तो उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, लेकिन इसको काफ़ी सुधारपूर्वक बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी परिवर्तित नहीं होगी? किसके द्वारा कार्यशील पूंजी का परिवर्तन नहीं होता है भाई? तो ये हमारा है ऑप्शन ए, माल का नगद जब क्रय करते हैं तो कार्यशील पूंजी प्रभावित नहीं होती। अगला दिया है कि रोकड़ संचालन से रोकड़ की कमी का कारण होता है। यानी संचालन से रोकड़ की कमी का मुख्य कारण क्या होता है? चालू संपत्ति में जब वृद्धि होती है तो यहाँ पे संचालन से रोकड़ में कमी आ जाती है। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, बताइए। रोकड़ प्रवाह विवरण में क्या कैसे तैयार किया जाता है? आर्थिक चिट्ठा भी रहता है, लाभन खाते भी रहता है, अतिरिक्त सूचनाएं रहती है। तो तीनों को मिलाकर हम रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बैलेंस शीट से, सबसे मिलाकर रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। अगला है ऋण समता अनुपात। ऋण समता अनुपात कौन सा अनुपात है? मैं आपको पढ़ाया भी था कि ऋण समता जो अनुपात होता है शोधन क्षमता अनुपात होता है। शुद्ध बिक्री का शुद्ध कार्यशील पूंजी के साथ संबंध क्या कहलाता है? शुद्ध कार्यशील पूंजी का शुद्ध बिक्री के साथ जो संबंध होता है या अनुपात होता है, उसे कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात कहा जाता है। अगला दिया गया है इसमें कि चालू अनुपात को कभी कभी कहते हैं, चालू अनुपात को कभी कभी किस नाम से भी जाना जाता है? तो अक्सर चालू अनुपात जो होता है वही कार्यशील पूंजी अनुपात होता है। अगला है आयकर अधिनियम पारित हुआ। तो आयकर अधिनियम जो है 1961 में पारित हुआ था। ये मुझे सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए। गत वर्ष से तात्पर्य है, गत वर्ष से तात्पर्य जो होता है कर निर्धारण वर्ष से पहले का जो वित्तीय वर्ष होता है उसी को गत वर्ष कहा जाता है। 11 नंबर में कह रहा है कि कर निर्धारण की अवधि होती है, जो कर निर्धारण की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। फिर यहीं पे कह रहा है कि किसी डाकखाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज मुक्त होता है। डाकखाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर ब्याज कितना मुक्त होता है भाई? 3500 रुपया मुक्त होता है। अगला दिया है कि साझेदारी फर्म से करमुक्त आय, मैंने साझेदारी फर्म से करमुक्त आय कौन कौन सा है? साझेदार फर्म का वेतन, साझेदारी फर्म का ब्याज, साझेदारी फर्म की आय का हिस्सा। तो यही हमारा लग रहा है करमुक्त है। 13 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी। अगला है, थोड़ा सा इसको और छोटा करें। लिखा है कि एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है, ठीक ना, तो उसे प्राप्त एक मुश्त पेंशन कर योग्य होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो वहाँ पे 1/2 होता है, और जहाँ ग्रेच्युटी मिलती है तो वहाँ 1/3 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका कुल पेंशन का 1/2 भाग कर मुक्त, 1/2 भाग कर योग्य होता है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि गैर सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के जो अंतर्गत आते हैं, इनके लिए करमुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि कितनी होती है? सीधा से जानिए कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम हो चाहे बिना भुगतान अधिनियम, ग्रेच्युटी की राशि कितने रुपए तक करमुक्त होती है? तो 20 लाख रुपए तक करमुक्त होती
अगला है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युटी की रकम होती है। एक सरकारी कर्मचारी को जो ग्रेच्युटी मिलती है वो पूर्णतः हमारा कर मुक्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऋण पत्र धारक को मिलता है, ऋण पत्र धारक को एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है। एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जारी नहीं कर सकती। एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी होती है वो क्या नहीं जारी कर सकती है, तो अस्थगित अंश नहीं जारी कर सकती है, बाकी तो सब जारी कर ही सकती है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाते सदैव क्रेडिट शेष होते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से जो खाते होते हैं सदैव क्रेडिट शेष होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, और बैंक विनियोग विनियोग और ब्याज इसका शेष जो होता है ये डेबिट होता है। अगला है, रोजनामचा का प्रयोग होता है। बताइए, रोजनामचा का प्रयोग किस काम के लिए होता है भाई? रोजनामचा का इसीलिए न बनाया, त्रुटियों को समाप्त करने के लिए? बिल्कुल नहीं। लेन देनों का वर्गीकरण के लिए? बिल्कुल नहीं। समस्त लेन देनों को एक स्थान पर दर्ज करने के लिए, यही तो है। ऑप्शन सी सही। अगला है कि व्यापार खाता बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है भाई? जो क्रय विक्रय होता है उससे हमें लाभ हानि की जानकारी हो सके, इसके लिए बनाया जाता है। स्कंद के मूल्यांकन के संबंध में लेखांकन प्रमाप है। स्कंद के मूल्यांकन के संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाप है? बताइए। स्कंद के मूल्यांकन के संबंध में लेखांकन प्रमाप 2 का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर में कह रहा है कि लेखांकन प्रमापों के अनुसार स्कंद का मूल्यांकन करना चाहिए। लेखांकन प्रमापों के अनुसार स्कंद का मूल्यांकन करना चाहिए। इस विधि के अंतर्गत भाई आपका लेखांकन प्रमाप के अनुसार कहा गया है। ये ध्यान दीजिएगा, वास्तविक लागत, ऐतिहासिक लागत, वसूली लागत। यहाँ पे देखिएगा, ऐतिहासिक लागत या वसूली लागत जो भी कम हो, ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। ठीक ना। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में एएसबी द्वारा घोषित, एएसबी का मतलब समझ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा घोषित छठा लेखांकन प्रमाप किससे संबंधित? जो छठा लेखांकन जो प्रमाप होता है वो ह्रास के लेखांकन से संबंधित। जब साझेदारों को ब्याज दिया जाता है, जब साझेदारों को ब्याज दिया जाता है तो इसकी गणना सामान्यतः की जाती है। जब साझेदारों को ब्याज दिया जाता है तो इसकी गणना वर्ष की आरंभिक पूंजी पर की जाती है। अगला है 26 नंबर कि अग्रिम याचनाओं की राशियों पर देय ब्याज की दर होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ बच्चे हमसे कमेंट किए थे, तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी अधिनियम इस समय जो आप पढ़ रहे हैं वो 2013 है। कंपनी के कुछ जो भी क्वेश्चंस आएंगे अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग यदि अग्रिम याचना है उस पर 12% है, और बकाया याचना है, कालसीन एरियर है, तो उस पर 10%। लेकिन वही कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पूछेगा तो इस अग्रिम याचना पर 6% है, जो पुरानी बुकों में आज भी आप पढ़ रहे होंगे। तो इस पर बहुत बच्चे कमेंट किए थे कि सर 12 नहीं 6 होगा। तो ये जान लीजिएगा, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत है उसके अंतर्गत 12% होगा, 56 के अंतर्गत 6% होगा। ठीक ना, तो ये कंफर्म कर लीजिएगा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन कि अंश प्रीमियम खाते, शेयर प्रीमियम अकाउंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहाँ नहीं किया जाता है भाई? प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने में, बोनस अंशों को निर्गमित करने में, अंशों को दी गई छूट को अपलिखित करने में, ये सब जगह किया जाता है। सामान्य संचिति में हस्तांतरित करने के लिए नहीं किया जाता। अगला दिया है, जर्नल में लेखे किए जाते हैं। जर्नल में लेखे कैसे किए जाते हैं? तिथिवार किए जाते हैं। अगला है कि एक क्रय बही में लेखा किया जाता है। एक क्रय बही में कैसा लेखा किया जाता है भाई? क्रय बही में बताइए, क्रय बही में कैसे लेखा किया जाता है? कल वाले क्वेश्चन में था, लेकिन उसमें दूसरा ऑप्शन था। जहां पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ किया जाता है? क्रय बही में लेखा उसी का किया जाता है, परचेज रजिस्टर में किसका किया जाता है? जो उधार माल खरीदा जाता है उसका किया जाता है। ठीक ना। अगला बढ़िए, कल विक्रय बही का था, कल वाले सीरीज में। 30 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि खतौनी का आशय है। खतौनी का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जो प्रारंभिक बहियों में हम किए हैं, प्रारंभिक बहियों से खाता बही में जो प्रविष्ट की जाती है उसी को खतौनी कहा जाता है।
तलपट में शेष लिखे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी खाते के, व्यक्तिगत वास्तविक के, अवास्तविक के, सबके, किसके लिखे जाते हैं? तलपट में शेष सभी खातों के लिखे जाते हैं। अगला दिया गया है कि खातों का वर्गीकरण एवं संग्रहण किया जाता है। खातों का जो वर्गीकरण और संग्रहण है वो किससे किया जाता है? खाता बही में किया जाता है। रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए के आधिक्य को कहते हैं। जब रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए का आधिक्य जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको अल्पकार के नाम से, शॉर्ट वर्किंग के नाम से जानते हैं। अगला दिया गया है कि पट्टेदार द्वारा भूस्वामी को देय अधिकार शुल्क भूस्वामी के लिए है। माने एक पट्टेदार द्वारा भूस्वामी को जो रॉयल्टी देता है वो भूस्वामी के लिए है क्या भाई? तो वह तो उसके लिए इनकम है। अगला है अल्पकार या इसी को लघुकार या इसी को शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है। ज्ञात करने का सही सूत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में आता है। इसका सही सूत्र है शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी होता है। ठीक ना। अगला है कि अदत्त किराया। अब ये देखिए यहाँ पे अदत्त किराया लिखे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि अदत्त किराया लिखे, अदत्त वेतन लिख सकता है, अदत्त मजदूरी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कोई भी खर्चा। तो अदत्त जो किराया है वो व्यक्तिगत खाता होता है। अगला है असमाप्त बीमा। क्या है? असमाप्त बीमा भी व्यक्तिगत। असमाप्त बीमा जानते हैं? प्रीपेड, पूर्वदत्त व्यय, ठीक ना, अग्रिम अग्रिम व्यय, उसी को असमाप्त व्यय कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दोहरा लेखा प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? भाई दोहरा लेखा प्रणाली का मुख्य लाभ है त्रुटि की संभावना नहीं, कपट की संभावना नहीं, आयकर बचाना, वैज्ञानिक प्रणाली। अब वैज्ञानिक प्रणाली तो दोहरा लेखा प्रणाली तो है ही है, लेकिन लाभ इसमें पूछ रहा है कि सबसे, तो इसमें दोहरा लेखा प्रणाली के अपनाने से त्रुटि की संभावना कम होती है। जल्दीबाजी में आप लोग लगा देंगे वैज्ञानिक प्रणाली है, तो ये भाई लाभ नहीं है। ये तो ठीक है कि भाई वो सब जगह कानून द्वारा माने यही है, लेकिन मेन बेनिफिट होता है कि इस प्रणाली को अपनाने से गलतियां होने के चांसेस कम रहती हैं। अगला है कि अधिकार शुल्क का आशय है। रॉयल्टी से क्या तात्पर्य है? रॉयल्टी जो होता है एक विशेष प्रकार का किराया होता है। अगला है कि भारत में लेखांकन मानक बोर्ड एएसबी द्वारा निर्मित द्वितीय लेखांकन प्रमाप किससे संबंधित है? तो दूसरा जो लेखांकन प्रमाप होता है वो स्कंद के मूल्यांकन से संबंधित होता है। ऑप्शन बी सही। अगला दिया गया है कि रोकड़ बही के कितने भेद है? भेद मीन्स प्रकार। वैसे रोकड़ बही के 3 ही प्रकार होते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग चौथा भी जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन है, हम पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं, 3। 1 खाने वाली रोकड़ बही, 2 खाने वाली रोकड़ बही और 3 खाने वाली रोकड़। जो चौथा जिसको जोड़ते हैं वो जानते हैं क्या है? चौथा वाला लघु रोकड़ बही जोड़ते हैं, लेकिन सही इसका आंसर है सी। रोकड़ बही के भेद हैं, देखिए वही चीज क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। साधारण रोकड़ बही, जाने वाली रोकड़ बही, छूट जाने वाले डिस्काउंट वाला, और 3 खाने वाली रोकड़ बही। उपरोक्त सभी आंसर होगा। ठीक ना। अगला है तलपट बनाने की विधियां। ध्यान दीजिए, तलपट बनाने की 4 विधियां। ठीक ना, लेकिन व्यवहार में 2 ही विधि का प्रयोग होता है। अगला दिया है तलपट बनाने की विधि है 2 पक्षों के योग द्वारा, खातों के शेष द्वारा, खातों के योग और शेष दोनों द्वारा। ये सब ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। मूल सिद्धांत का ज्ञान न होने के कारण होने वाली अशुद्धि कहलाती है। मतलब यदि नियम आपको जानकारी नहीं है दोहरा लेखा प्रणाली का, तो वहां पे कौन सी अशुद्धि होती है? तो वहां सैद्धांतिक अशुद्धि होती है। ऑप्शन बी सही। अगला दिया है कि एक ग्राहक द्वारा वापस किया गया माल, एक ग्राहक द्वारा वापस किया गया माल कहलाता है। एक ग्राहक जब माल हमको वापस कर देता है वो क्या कहलाता है? भाई वो तो क्रय वापसी है। ठीक ना। ये ग्राहक हमको वापस किया कर रहा है, ग्राहक द्वारा वापस किया गया माल क्या कहलाता है? क्रय वापसी कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। जब एक कस्टमर वापस माल करता है, क्यों को वापस करेगा भाई? उसको हमने सेल किया है, तब ना वो हमको उसको पसंद नहीं होगा तो वापस करेगा, तो बिक्री वापसी कहलाता है। अगला है लेखांकन को वैज्ञानिक रूप में कहा जाता है। लेखांकन को वैज्ञानिक रूप में क्या कहा जाता है भाई? बताइए। लेखांकन को वैज्ञानिक रूप में क्या कहा जाता है? लेखांकन को वैज्ञानिक रूप में क्या कहा जाता है? दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तलपट एक अलग
विवरण है, चिट्ठा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, खाता बही एक वर्गीकरण है, और जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो हमारा एक मेथड है। अगला है, रोकड़ बही किस प्रकार की बही है? तो ध्यान दीजिएगा, रोकड़ बही जो होती है वो हमारा किस प्रकार की बही है? प्रधान बही है, सहायक बही है, कौन सी बही है? दोनों है। तो रोकड़ बही जो होती है एक प्रकार की हमारी सहायक बही है, प्रधान बही नहीं है, रोकड़ अकाउंट नहीं है, रोकड़ बही है। यहाँ पे भी समझ लीजिए, रोकड़ बही और रोकड़ खाता ये दोनों में अंतर है। बही का नाम दे तो सहायक बही है, क्योंकि उस हम खाता बही से ना रोकड़ बही बनाते हैं। आगे बही, तलपट है, क्या होता है? तलपट एक विवरण होता है। अगला दिया गया है कि प्रतिनिधि, ध्यान दीजिएगा, कौन सा है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त लाभ या अनुलाभ कहलाता है। जो प्रतिनिधि द्वारा लाभ या अनुलाभ कहलाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? आंशिक कर योग्य एवं आंशिक कर मुक्त। अगला है, आयकर लगाया जाता है। आयकर किस पे लगाया जाता है भाई? देखते हैं, गत वर्ष की आय पर, और कौन कौन सा दिया गया है? चालू वर्ष की आय पर। तो जो आयकर लगाया जाता है ये ध्यान दीजिएगा हमेशा गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है। गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाता है। अगला है, भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित किया गया। ये तो सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है 1932 में। भारतीय साझेदारी अधिनियम में के अनुसार फर्म में अधिकतम साझेदार हो सकते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार फर्म में अधिकतम साझेदार हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक साझेदारी फर्म में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बता रहे हैं कम से कम 2, अधिक से अधिक 50 होते हैं। लेकिन वही कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 2 और 20 होते हैं, लेकिन आपको 2013 के अंतर्गत पढ़ना है, इसलिए 50 ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि एक साझेदारी का विघटन होता है। साझेदारी का विघटन कब होता है भाई? एक साझेदार के दुर्व्यवहार करने पर, पागल हो जाने पर, हानि होने पर, मृत्यु हो जाने पर। भाई तो मर जाएगा तो विघटन तो हो ही जाएगा। एक साझेदारी संस्था का अस्तित्व होता है, संयुक्त और पृथक दोनों होता है। साझेदारी संलेख होता है, मौखिक या लिखित दोनों। प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये तो जानते ही होंगे, गैर व्यापारिक संस्थानों द्वारा। अगला है कि नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की जाती है। बताइए, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना किस दशा में की जाती है? क्या नए साझेदार के प्रवेश पर की जाती है? नहीं। अब किस दशा में की जाती है? साझेदार के अवकाश ग्रहण पर की जाती है? नहीं। तो साझेदार की मृत्यु पर की जाती है? नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है भाई? नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना देखिए ध्यान से, नए साझेदार के प्रवेश पर भी होती है, अवकाश ग्रहण पर भी होती है, और मृत्यु की दशा में भी होती है। सही ऑप्शन डी हो। अगला है कि विघटन के समय व्यापार की हानियों की पूर्ति सर्वप्रथम की जाती है। जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो इसकी हानियों की पूर्ति पहले किससे किया जाएगा? तो लाभ से। जब लाभ नहीं होगा तब ना कुछ बेचा जाएगा। अगला है, गार्नर बराम मर्रे का नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? फर्म के विघटन हो जाने से संबंधित। सीमित साझेदारी से क्या आशय है? सीमित साझेदारी से तात्पर्य होता है कि उसमें से कुछ साझेदारों का दायित्व क्या होना? सीमित होना, सबका नहीं, कुछ का। अगला है कि फर्म का पंजीकरण है। फर्म का पंजीकरण क्या होता है? साझेदारी अधिनियम के अनिवार्य, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य। सही तो ऑप्शन है ऐच्छिक होता है। फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता है, साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करता है कि चाहे तो करा सकते हैं, चाहे न करें। 62 नंबर में दे रहा है कि एक कंपनी का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। भाई ये कंपनी का नाम कब परिवर्तित किया जा सकता है? विशेष प्रस्ताव और केंद्र सरकार की अनुमति के द्वारा। अगला है, एक कंपनी का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। तो वही रिपीटेड क्वेश्चन 2 बार हो गया। तो विशेष प्रस्ताव केंद्र सरकार की अनुमति द्वारा।
कम से कम एक संचालक मंडल की सभा आहूत करना अनिवार्य है। तो ध्यान दीजिएगा, हर एक 3 महीने पर एक संचालक मंडल की सभा आहूत करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 2 वार्षिक साधारण सभाओं के मध्य कितना का अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, तो 15 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत, ध्यान दीजिएगा, इस समय अप्रत्यक्ष कर चल रहा है, ठीक ना, इनडायरेक्ट टैक्स। अगला दे रहा है कि आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का क्या अर्थ है? व्यक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति भी होता है, एचयूएफ फर्म सब होता है। अगला है गत वर्ष का नियम जिनके लिए लागू नहीं होता है। भाई गत वर्ष का नियम किसके लिए लागू नहीं होता है? ये अपवाद है, मैं पढ़ाया हूँ आपको। गत वर्ष का जो नियम है उनके लिए नहीं होता है जो व्यवसाय बंद करके भाग रहे हैं, कर बचाने से संपत्ति का ट्रांसफर कर रहे हैं, गैर निवासी जहाजी कंपनी पे काम कर रहे हैं। सब ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही। अगला है कि बैंक में भुनाया गया बिल है। बैंक में जो बिल भुनाया जाता है वो होता क्या है? एक हमारा संभाव्य दायित्व होता है। अगला है कि व्यवसाय की संपत्ति तथा दायित्व इतना है तो स्वामी की पूंजी क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसका एक इक्वेशन है कि आपका कैपिटल में हम लायबिलिटी जोड़ देंगे तो जो आएगा हमारा एसेट्स होगा, होगा ना। अब सीधा सा है, संपत्ति में से इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाने पर कौन सा आएगा? मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, ठीक ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? पूंजी हो जाएगी, 70 का बी। अब थोड़ा घटा के भी चेक कर लीजिए, वही आ रहा है ना? हाँ, वही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 71 71 में कह रहा है निर्गमित ऋण पत्रों पर देय और विगोपन कमीशन कितना होता है? 2.5% है, ठीक ना। अगला क्या है कि प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता किया जाता है। क्या किया? प्रथम याचना जब प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट काले होता है ना, तो बैंक खाता डेबिट किया जाता है। अगला दिया है 73 नंबर। 73 नंबर में कह रहा है कि अंशों के हरण पर अंश पूंजी खाता किया जाता है। अंश का जब हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। अगला है बैंक से भुनाया गया दायित्व क्या है? एक संभाव्य दायित्व होता है। कुल देनदार खाते में निम्नलिखित प्रविष्ट होगा। माने देनदार खाते में क्या प्रविष्ट होता है भाई? देनदार खाते में क्या प्रविष्ट होता है? उधार विक्रय प्रविष्ट होता है। जिनको हम उधार बेचते हैं वो है ना देनदार कहलाते हैं। नगद बेचते हैं वो कहाँ देनदार? वो तो पैसा दे के ले दे के हिसाब फाइनल हो जाता है। अगला है अदत्त मजदूरी एक मद है। अदत्त मजदूरी किस प्रकार का मद है भाई? चालू दायित्व। एक व्यापार संगठन की क्रय बही में दर्ज किया जाता है। एक व्यापारिक संगठन की क्रय बही में क्या दर्ज किया जाता है? क्रय बही में भाई उधार जो खरीदा होगा वही ना। देखिए कहीं उधार दिया है? नगद लेन देन, नगद खरीद लेन देन, सी कच्चे माल की उधार लेन देन, किसी भी सामग्री की उधार, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन 77 का डी हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है? प्राइमरी रिकॉर्ड की पुस्तक कौन सी नहीं है भाई? ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक रिकॉर्ड, खाता बही, रोकड़ बही, विक्रय पुस्तक, ये पुस्तक बताइए कौन सी पुस्तक है? तो यह पुस्तक प्राइमरी रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं। अगला है कि कुल देनदार में, देनदार खाते में प्रविष्ट होता है। कुल देनदार खाता में, देनदार खाता में नगद विक्रय तो आता नहीं, उधार विक्रय आता है। ये भी रिपीटेड शायद क्वेश्चन हो गया। अगला है कि प्रबंध अंकेक्षण से क्या आशय है? प्रबंध अंकेक्षण से तात्पर्य होता है कि प्रबंध के उद्देश्यों और कार्यों की विधिवत जांच एवं समीक्षा। 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रबंध अंकेक्षण में शामिल है। प्रबंध अंकेक्षण में क्या शामिल है? कुशलता एवं निष्पादन अंकेक्षण। फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त समंक क्या है भाई? द्वितीय समंक है। कल वाले में बताया था, उसमें किसी और पेपर का नाम दिए थे। तो कोई भी प्रकाशित समंक होते हैं वो द्वितीय समंक होते हैं। अगला 83 नंबर में कह रहा है कि एक अच्छी प्रश्नावली के गुण है। एक अच्छी प्रश्नावली के क्या होता है? उचित क्रम, छोटे प्रश्न, उचित स्थान, सब होता है। कर्मचारियों के शिक्षा एवं गुणों के आधार पर वर्गीकरण जो किया जाता है उसे कौन सा वर्गीकरण कहा जाता है? द्विमुखी वर्गीकरण कहा जाता है। 85 में कह रहा है कि किसी वर्ग की ऊपरी और निचली सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है? किसी वर्ग की
ऊंची और निचली सीमा को के अंतर को क्या कहा जाता है? मतलब कि जब हम L2 में से ऊपरी ये न कहेगा L1 को हम घटा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको वर्ग आवृत्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ग आवृत्ति कहते हैं। अगला कह रहा है कि आवर्त बंटन में किसी रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करते समय गणना की शुद्धता के लिए चार्लियर जांच का प्रयोग किया जाता है। किस विधि में किया जाता है? बताइए बताइए। दिया है प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति, पद विचलन रीति और बी और सी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ये बी और सी दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि पूंजीगामी उद्योगों के परिणाम स्वरूप होती है। पूंजीगामी उद्योगों के परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। ये 85 नंबर थोड़ा सा एक बार और देखिएगा। हाँ, ध्यान से देखिएगा। आवर्त बंटन में किस रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करते समय गणना की शुद्धता की जांच के लिए चार्लियर जांच का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप डेविएशन मेथड है ये। इसमें सही आपका ऑप्शन होगा ये पद विचलन रीति। ठीक ना? 86 का इसका चार्लियर जांच का है ना? हाँ ठीक है, सही है सही। नहीं नहीं, चार्लियर वाला कुछ और है। ध्यान दीजिएगा भाई ना, चार्लियर है ना, ये एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें बड़ी टिपिकल ये क्वेश्चन है। आवर्त बंटन की किसी रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करते समय गणना की शुद्धता के लिए कह रहा है। यहाँ पे देखिएगा बहुत टिपिकल चीज है। क्योंकि चार्लियर जांच का तो प्रयोग हम सभी विधियों में करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है शुद्धता की जांच करने के लिए। शुद्धता की जांच करने के लिए केवल एक ही विधि का प्रयोग करते हैं। देखे होंगे, जब माध्य हम ज्ञात करते हैं तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है या और भी कोई ट्रबल हो या दिक्कतें वगैरह आती हैं, तो वहाँ पे अन्य विधियों का प्रयोग न करके हम वहाँ पे सीधे डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे शुद्धता की, करेक्ट शुद्धता की जांच करने के लिए, उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कतें न हो, तो वहाँ पे हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ये सही होगा, इसको मिला लीजिएगा। ठीक ना? 86 नंबर में कह रहा है कि पूंजीगामी उद्योग के परिणाम स्वरूप होती है। पूंजीगामी उद्योग के परिणाम स्वरूप क्या होती है? पूंजी में अभिवृद्धि होती है। ह्रास कोष पद्धति के अंतर्गत संपत्ति को प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है। ह्रास कोष पद्धति के अंतर्गत संपत्ति को किस मूल्य पर दिखाया जाता है? एक गणना किए गए मूल्य पर जो घटता रहता है, इस विधि के अंतर्गत दिखाया जाता है। अगला है ह्रास गिरावट दर्शाता है। ह्रास जो होता है गिरावट दर्शाता है। किस चीज की गिरावट को दर्शाता है? वो अस्थायी संपत्ति के बाजार मूल्य में होने वाली कमी की गिरावट को दिखाता है। किस संपत्ति पे ह्रास अनुमेय है? बने किस संपत्ति पे ह्रास नहीं लगाया जाता? चाय के पौधे पर नहीं लगाया जाता। पशु व्यापार की ख्याति, पेटेंट, ये सब पे तो लगता है, ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है। अगला कह रहा है कि अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को कहाँ दिखाया जाता है? जो प्रीमियम की राशि होती है वो भाई वो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में नहीं दिखाया जाता है। ह्रास के अंतर्गत हिसाब में लाई जाती है। ह्रास के अंतर्गत हिसाब में क्या लाई जाती है भाई? संपत्ति के उपयोग में होने वाली कमी। ठीक है ना? अब 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ह्रास कोष पद्धति के अंतर्गत संपत्ति को प्रत्येक दिखाया जाता है। किस मूल्य पर दिखाया जाता है? बताइए, ह्रास कोष पद्धति में संपत्ति को प्रत्येक दिखाया जाता है, किस में दिखाया जाता है? भाई किस पे दिखाया जाता है? गणना किए हुए मूल्य पर जो घटता रहता है उसी मूल्य पर दिखाया जाता है। अगला है कि जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। भाई डेबिट किया जाता है किस मूल्य पर किया जाता है? अंश किया जाता है तो किस मूल्य पर पूंजी खाते को याचित पूंजी पर किया जाता है? ये तो बताए होंगे आपको। सार्वजनिक व्यय के द्वारा आय का वितरण करना है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा आय का वितरण करना क्या कहलाता है? औद्योगिक विकास कहलाता है।
अगला दिया गया है कि आंतरिक पुनर्निर्माण में क्या होता है? आंतरिक पुनर्निर्माण में केवल एक कंपनी का समापन होता है। निम्नलिखित में से कौन अपूंजीकरण का कारण है? अपूंजीकरण का मुख्य कारण क्या है भाई? कंपनी ने परिसंपत्तियों पर पर्याप्त मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया है, ये अपूंजीकरण का कारण। 97 नंबर में कह रहा है कि आंतरिक अंकेक्षण सहायक होता है। आंतरिक अंकेक्षण कब सहायक होता है? गहन अंकेक्षण में सहायक होता है, ठीक ना? जहाँ हम डीपली ऑडिट करना होता है, वहाँ पे आंतरिक अंकेक्षण उपयोगी है। वर्ष की समाप्ति पर किए गए अंकेक्षण को क्या कहा जाता है? वर्ष की समाप्ति पर जो अंकेक्षण किया जाता है उसको सामयिक अंकेक्षण कहा जाता है। अगला क्या है 99 में कि आंतरिक रोकथाम निम्न का हिस्सा है। आंतरिक जो रोकथाम होता है वो किसका हिस्सा है भाई? तो आंतरिक जो रोकथाम होता है वो आंतरिक अंतरिम अंकेक्षण का हिस्सा होता है। फिर दे रहा है कि वर्ष के अंत में किए गए अंकेक्षण को क्या कहते हैं? तो वर्ष में अंत में किए गए अंकेक्षण को आवधिक या सामयिक या वार्षिक अंकेक्षण कहा जाता है। इस तरह ये आप लोग का 100 एमसीक्यू का क्वेश्चन का मॉडल पेपर सेकंड कंप्लीट हो गया हो। कोई क्वेश्चन डाउटफुल वगैरह हो तो मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना? और इससे प्रैक्टिस सेट देने का मतलब ये था कि आप एक मूल्यांकन कर लें कि भाई आपका कितना सही कितना गलत हो रहा है, ठीक ना? पढ़ाई आपकी कैसी है, और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए। बस मुश्किल से एक कल भर का बस समय आपके पास बचा हुआ है, तैयारी करिए इसी तरह और अच्छे से पेपर एकदम करना है और अच्छा नंबर लेके आना है, ठीक है? फिर ऑल द बेस्ट। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अंतिम वीडियो के साथ।